नमस्कार, मैं एडवोकेट सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर ब्लॉग ज्ञान पर। 31st बिहार जुडिशरी मेंस की कॉपी के एनालिसिस के सीरीज़ में क्रम में हम लोग आपके लिए लेकर के हाजिर हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट की कॉपी। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जैसा कि पिछले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आशा करता हूं इसे भी प्यार देंगे, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट की कॉपी का एनालिसिस। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने अपनी कॉपी में क्या क्या त्रुटियाँ की थी, क्या क्या गलतियाँ की थी, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से आप नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 31st BGS मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ये कॉपी है। 28/7/2021 को पेपर हुआ था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की पेपर है। मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो नंबर मिले हैं वो नंबर इसमें 69 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा। अगर आप 75 के आसपास रहते हैं, 75 के आसपास अगर आप नंबर पा रहे हैं तो माना जाता है कि आप एक ठीक ठाक नंबर पा रहे हैं। उससे कम अगर आप पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बिलो द एवरेज कहे जाएंगे और फिर इसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, कैटेगरी वाइज आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मैटर हो सकता है। अगर आप जनरल छोड़ करके दूसरी कैटेगरीज में आते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए राहत हो सकता है। 70 के आसपास भी आप अगर नंबर लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जनरल की अगर बात करूं तो आपको 75, जो कि 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 15 नंबर अगर आपको किसी पेपर में मिल रहा है, किसी क्वेश्चन में मिल रहा है, जो कि 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल के किसी प्रश्न में आपको 15 नंबर के करीब नंबर मिल गया तो ये अच्छा नंबर कहा जाएगा, क्योंकि 15 गुणे 6 क्वेश्चन होते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 नंबर। और 90 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर कहा जाता है। तो 15 नंबर तक आप किसी कॉपी में लाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। और अगर आप किसी कॉपी में 12 नंबर तक लेकर के आते हैं, 12 से 13 नंबर तक अगर पाते हैं तो माना जाएगा कि आप एवरेज हैं और ठीक ठाक नंबर आपने गेन किया हुआ है। तो इस तरह से बिलो द 70 आप हैं तो बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा। तो मैं बता दूं कि इसमें मैंने क्या गलतियां की थी। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं कि पहला पेपर जो होगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट का होगा और दूसरा टॉर्ट का होगा। और आप चाहें तो दोनों, मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ था कि पार्ट ए और पार्ट बी करके आपका पेपर बना होता है, बंटा हुआ होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में जो है आपका पेपर बंटा हुआ रहता है। तो एक पार्ट को जब आप उठाएंगे, अगर आप पार्ट ए को उठाते हैं तो उस पार्ट के सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और पार्ट बी अगर आप पहले उठा रहे हैं तो पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस को एक बार अटैम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए के क्वेश्चन आप एक बार अटैम्प्ट कर लें और बी के क्वेश्चन को आप दूसरी बार अटैम्प्ट करें। तो इसलिए बेहतर होगा आपके लिए कि किसी एक जिस पार्ट को आप उठा रहे हैं उसको कम्प्लीटली करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले पार्ट बी को उठाया हुआ था, जो कि टॉर्ट्स का होता है। टॉर्ट्स में मुझे, आप देख सकते हैं कि टॉर्ट की जो कॉपी है उसमें मुझे ठीक नंबर मिले हुए हैं। 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, जो कि पार्ट बी टॉर्ट से संबंधित है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 13 नंबर मिले हैं। जैसे कि मैंने कहा 12-13 नंबर एवरेज नंबर कहे जाते हैं, ठीक ठाक नंबर में गिने जाते हैं। तो 13 नंबर ये मिला है, ठीक नंबर माना जाएगा। यहाँ 16 नंबर है, जो कि एक अच्छा नंबर कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे 15 नंबर मिले हुए हैं, जो कि अभी बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा। लेकिन ऊपर देखिए, आगे कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन को आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने किया हुआ था, इसमें मुझे 13 नंबर मिले, जो कि एक एवरेज नंबर, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज है और ये ठीक नंबर कहा जाएगा। लेकिन बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये अच्छे नंबर, बिल्कुल ही अच्छे नंबर नहीं है, क्योंकि 25 में मुझे यहाँ पे 7 नंबर मिले हुए हैं और यहाँ तो 5 ही नंबर मुझे मिला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या गलती की थी। सबसे बड़ी जो गलती मैंने की थी वो ये की थी कि मैंने चूँकि अभ्यास नहीं किया हुआ था लिखने का,
और मेरे साथ ये कई बार हुआ है इस पेपर में कि मैंने जिस फर्स्ट पोर्शन को उठाया तो 3 से 4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे मैंने लिखे हुए हैं, बाकी जो है बाकी 2 क्वेश्चन लास्ट के या फिर 1 क्वेश्चन मैंने अच्छा नहीं लिखा हुआ है, जिससे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत के क्वेश्चन में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, बाकी सेकंड पार्ट में मुझे नंबर अच्छे नहीं मिले हुए हैं। तो इसका कारण हो सकता है, इसका एकमात्र कमी होता है प्रैक्टिस। और एक दूसरा कारण यह भी होता है कि एक दिन बीपीएससी 2 पेपर कराती है। 2 पेपर कराने का मतलब होता है कि एक दिन आप 36 पेज की जो कॉपी होती है, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है और लिखने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप 36 कर ले जाते हैं। या फिर अगर 36 नहीं किए तो 35 किए, या फिर 30 क्वेश्चन 30 पेज तक भी आप करते हैं, तो एक दिन आपका हो जाता है 30 दूनी 60 पेज आप एक दिन लिखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपका हाथ दर्द होने लगता है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो अगले दिन आप जो पेपर देने जाएंगे, अगले दिन फिर आपको 2 पेपर करना रहेगा, तो अगले दिन के पेपर में आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इस तरह से करते करते लगातार 4 दिन जो पेपर होते हैं, 8 पेपर चूँकि देना रहता है, तो 8वें पेपर के आते आते आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी नहीं है तो आप अच्छे से रात को नींद नहीं ले पाते हैं। तो अच्छी नींद लगातार 3 रात अगर आप जगते हैं, 4 रात, तो ये बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके सेहत पर, और अगले दिन आते आते आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या फिर आपको थोड़ी सी तबीयत की दिक्कत भी महसूस होने लगती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था कि चूँकि यह जिस तरह से शेड्यूल था 31 बीजीएस की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का पेपर एकदम लास्ट दिन होना था। तो लास्ट दिन को मैंने यहाँ पे पेपर दिया, और इस पेपर में थोड़ा सा तबीयत ठीक न होने के कारण और थोड़ा थके होने के कारण हाथ अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए बहुत कोशिश करके मैंने 3 क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लिख लिए। कॉन्ट्रैक्ट का मैंने 1 क्वेश्चन जो लिखा वो भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ऐसा करते करते समय की बहुत कमी हो गई, और समय की कमी होने के कारण मैंने अंत के दोनों क्वेश्चन, आगे आप लास्ट में देखेंगे, मैं उनको दिखाऊंगा कि मैंने बहुत शॉर्ट में बस उसका जिक्र भर कर दिया, ताकि ये ना रहे कि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। इसलिए थोड़ा सा वर्णन मैंने इस क्वेश्चन में किया और थोड़ा सा वर्णन मैंने इस क्वेश्चन में किया, उसके बाद टाइम ओवर हो गया था। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग अभी से खूब प्रैक्टिस करिए लिखने का, जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ये दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी। और मैं बता दूं कि ये 69 नंबर जो मिला हुआ है, ये कि बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा, और आपको अगर जनरल में मेरिट लानी है, कैटेगरी में है, तब थोड़ा बहुत आपके साथ ठीक है, अच्छा नंबर हो सकता है। लेकिन अगर जनरल में आपको नंबर लाना है तो आपको कम से कम 75 प्लस रहना होगा, फिर जा कर के आप मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए आपको अंतिम के 2 क्वेश्चन अगर मैंने गलत न किए रहते तो उसमें मुझे भी 75 प्लस आने की पूरी संभावना थी, और ज़्यादा नंबर में बहुत अच्छा नंबर इसमें उठा सकता था। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जान रहे होते हैं, आंसर जान रहे होते हैं, लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं, और एग्जामिनर तो उसी के आधार पर नंबर देगा जो वो आपकी कॉपी में वो चेक करता है। तो इसलिए कॉपी को आप अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पार्ट बी किया हुआ था पहले, तो पार्ट 2 से मैंने सीधे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन था उसको मैंने उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या कह रहा है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 2 भागों में बटा हुआ है, 10 नंबर, और 3 भागों में बटा हुआ है, 10 नंबर 20 नंबर, और फिर 5 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर। इस तरह से पूरे 25 नंबर के क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि जिस पेपर में ऐसे प्रश्न बनते हैं 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में क्वेश्चन अगर डिवाइडेड है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाने के आपके चांसेस रहते हैं, क्योंकि 10 में से एग्जामिनर आपको 8 और 7 आराम से दे सकता है, आप अच्छा लिखते हैं तो, या फिर बहुत अच्छा लिखते हैं तो 9 तक भी दे सकता है। लेकिन अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो 25 में वो 20 आपको कभी नहीं देगा। अगर 20 और 18 आप पा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं आप, और ऐसा लाना बहुत जल्दी ये मुमकिन नहीं होता है। और एवरेज आपको बहुत अगर अच्छा लिखे हुए तो 15 नंबर या 16 नंबर तक आपको मिल जाता है, तो बहुत अच्छा आपको माना जाएगा। इससे ज़्यादा नंबर ला पाना सामान्यतः संभव नहीं होता है। तो
इसलिए आप लोग अगर 2 क्वेश्चन अगर ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा विकल्प है जो 2 भागों में या 3 भागों में बटा हुआ है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि सिंगल क्वेश्चन है और अकेले 25 नंबर का वैल्यू रखता है, तो आप लोगों को वह क्वेश्चन उठाना चाहिए जिसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि नंबर उसमें थोड़ा सा 1-2 नंबर घटने के चांसेस रहते हैं, तो 3 नंबर का फ़र्क उसमें आ जाएगा। तो ये रहा कि आपको कौन सा प्रश्न चुनना रहेगा अगर 2 प्रश्नों में से चुनना हो तो। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि जो ऑप्शनल पेपर में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें ज़्यादातर अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और सिंगल क्वेश्चन ही 25 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 25 नंबर का अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत अगर अच्छा लिखते हैं तो आपको 12 से 13 नंबर दिया जाएगा, या फिर मैक्सिमम आप 15 नंबर तक उठा सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल और एडी लॉ के पेपर में थोड़ा सा नंबर घट जाते हैं। और इसी तरह से एक और ऑप्शनल है जो कि फैमिली लॉ का है, हिंदू और मुस्लिम लॉ है। तो फैमिली लॉ के पेपर में भी इसी तरह के 25 नंबर का एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी नंबर आपके घटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इन 2 पेपर को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए अगर आपने ऑप्शनल में ले रखा है तो, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखेंगे तभी जाकर के उसमें नंबर ज़्यादा आप पाते हैं। तो आइए आगे हम लोग शुरू करते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ था और किस तरह से नंबर मुझे मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, रायलेंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में स्थापित विधि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए एवं वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रयोज्यता को समझाइए। इंग्लिश में इसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन इन रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर एंड स्टेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए। आइए देखते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर में से मुझे कितना मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने लिखा हुआ है कि सामान्य नियम है कि अपकृत्य में उस व्यक्ति को ही दायी ठहराया जाता है जिसने कोई अपकृत्यात्मक कार्य जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किया हो, परंतु न्यायालयों ने कुछ ऐसे भी नियम सृजित किए हैं जिनमें दायित्व व्यक्ति की अपेक्षा न होने पर भी तय की जाती है, व्यक्ति की उपेक्षा न होने पर भी तय की जाती है। ऐसा ही एक नियम है कठोर दायित्व का नियम, जिसे रायलेंड्स बनाम फ्लेचर नामक वाद में लॉर्ड ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अतः इसे रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम भी कहा जाता है। इस वाद में प्रतिपादित नियम की विवेचना हेतु आवश्यक है कि पहले इस वाद में तथ्यों पर विचार किया जाए। वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। इस मामले में प्रतिवादी ने एक स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से एक जलाशय का निर्माण कराया था। निर्माण के समय कुछ सुरंगें दिखाई पड़ी थी जिसे बाह्य तौर पर बंद करा दिया गया था। वो सुरंगें वादी की कोयले की खानों तक जाती थीं। पानी के दबाव के साथ सुरंगें खुल गईं और वादी की खानों में पानी भर गया। वादी ने नुकसानी हेतु मुकदमा दायर किया, जिसमें निर्णय देते हुए लॉर्ड ब्लैकबर्न ने उक्त नियम का प्रतिपादन किया। रायलेंड्स बनाम फ्लेचर में प्रतिपादित विधि सिद्धांत, ये हेडिंग हो गया। इसमें मैंने लिखा है कि उक्त वाद में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने यह धारित किया कि एक व्यक्ति जो अपनी भूमि का असहज अस्वाभाविक प्रयोग करते हुए खतरनाक वस्तु संचयित करता है, तब वह ऐसा अपने ही जोखिम पर करता है, एवं यदि ऐसी खतरनाक वस्तु उसके परिसर से निकलकर बाहर जाती है तो उसका दायित्व कठोरता से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि वह बचाव के रूप में दैवकृत तीसरे व्यक्ति का कार्य या वादी के स्वयं दोषी होने की प्रतिरक्षा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार ब्लैकबर्न महोदय ने, आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी केस लॉ को लिख रहे हैं या फिर किसी केस लॉ में किसी न्यायाधीश के कोटेशन को लिख रहे हैं या फिर स्वयं उस न्यायाधीश के नाम को लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दें, या फिर ब्रैकेट में ना भी बंद करें तो एक बार इसके नीचे आप अंडरलाइन ज़रूर कर दें, ताकि एग्जामिनर कॉपी अगर जल्दबाजी में भी चेक करता है, पूरी कॉपी नहीं भी पढ़ता है, तो उसका ध्यान बॉक्स वाले स्थान पे ज़रूर जाएगा या फिर अंडरलाइन वाले स्थान पे ज़रूर जाएगा। और अगर आपने उसको सही लिखा हुआ है, केस लॉ और जस्टिस का नाम आपने सही लिखा हुआ है, तो इस पर नंबर आपके बढ़ेंगे, इसका गुड मैसेज उसके दिमाग में जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, ये मेरी इसमें गलती थी। तो आइए देख लेते हैं। इस प्रकार ब्लैकबर्न महोदय ने
उक्त सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही उसका अपवाद भी सृजित कर दिया। यही कारण है कि इसे पूर्ण दायित्व का नियम न कहकर कठोर दायित्व का नियम कहा जाता है। कठोर दायित्व लागू होने की आवश्यक शर्तें, तो इसकी आवश्यक शर्तें हैं खतरनाक वस्तु का संग्रह, ऐसी वस्तु का संग्रहित स्थान से पलायन होना और भूमि का असहज अस्वाभाविक प्रयोग किया गया हो। तो इस तरह से 3 हेडिंग यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं वादी का स्वयं का दोष होना, तीसरे व्यक्ति का कार्य दैवकृत, तीसरे व्यक्ति के कार्य में मैंने यहाँ पे केस डाल दिया हुआ है बाक्स बनाम जब, और दैवकृत में निकोल्स बनाम मार्शलैंड का केस मैंने डाल दिया है। फिर सांविधिक प्राधिकार आप देख सकते हैं कि मैं अगर चाहता तो इसमें 2-3 लाइन का वर्णन भी कर सकता था। ऊपर के तीनों हेडिंग्स में 2-3 लाइन 4 लाइन जोड़े जा सकते थे। इस पर केस लॉ भी लिखा जा सकता था और साथ ही साथ जो अपवाद दिए गए हैं इसमें भी केस लॉ और इसमें भी थोड़ा सा वर्णन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं। अगर आप केवल हेडिंग भी लिख देते हैं तो माना जाएगा कि आपको आंसर पूरा आ रहा था। और इसमें भी अगर आपको कोई बाहरी तौर पे कोई केस याद आ जाता है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको पूरी जानकारी थी, लेकिन समयाभाव और स्थानाभाव के कारण आपने उसको नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ा आपके पास अगर समय है तो थोड़ा सा इसका वर्णन कर भी सकते हैं लिखने की। अगर आपके पास प्रैक्टिस है और आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा वर्णन और कर देना चाहिए तो आप करेंगे तो इस और आंसर आपका और अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता, यह अलग हेडिंग हो गई। तो रैलेंस-प्लम-फ्लेचर का नियम इंग्लिश विधि का स्थापित नियम है जिसे भारतीय न्यायालयों ने वर्तमान में लागू होने से निवारित कर दिया है, मना कर दिया है। भारत में रैलेंस-प्लम-फ्लेचर के नियम के बदले MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 आप देखिए इस तरह से केस लॉ आप लिखिए तो इसमें जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ है आप इसको अंडरलाइन ज़रूर कर दें। और अगर आपको याद है तो इस केस लॉ का ईयर भी आपको डाल देना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है। तो MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 में जस्टिस PN भगवती द्वारा पूर्ण दायित्व का नियम प्रतिपादित किया गया। यहाँ PN भगवती को अंडरलाइन किए जाने की जरूरत थी, जिसके अनुसार एक व्यक्ति यदि किसी खतरनाक प्रवृत्ति के व्यवसाय में रत है तो उसमें होने वाली सभी परिणामों का वह बिना किसी अपवाद के दायी माना जाएगा। विदित हो कि इस निर्णय के समय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भोपाल गैस कांड का उद्धरण मौजूद है, जिसके बाद भोपाल गैस रिसाव कांड से संबंधित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी उस सिद्धांत को लागू किया गया था। उसके बाद एक मामले जैसे एनवायरो लीगल एक्शन एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, केम बेचर्ट मित्तल बनाम ईस्ट इंडिया होटल्स के मामले में सहित अनेक मामले में उक्त निर्णय को लागू किया गया है। अतः निष्कर्ष यह है कि वर्तमान में भारत में रैलेंस वर्सेस फ्लेचर का नियम न लागू होकर MC मेहता बनाम भारत संघ का निर्णय लागू है। तो आप देख सकते हैं 10 में से यहाँ मुझे 7 नंबर मिला हुआ है, जो कि अच्छा नंबर कहा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 10 का B क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्णित वादों की सहायता से घटनाएं स्वयं बोलती हैं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस द रूल ऑफ रेस इप्सा लोकीटर। रेस इप्सा लोकीटर जो सिद्धांत है इसका वर्णन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कैसे किया हुआ है और किस तरह का नंबर मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। तो आइए ये रहा प्रश्नोत्तर 10 का B। घटनाएं स्वयं बोलती हैं। रेस इप्सा लोकीटर एक साक्ष्य का नियम माना जाता है जिसके साबित हो जाने पर वादी को प्रतिवादी की उपेक्षा साबित करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि प्रतिवादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने उपेक्षा नहीं की थी। घटना स्वयं बोलती है सिद्धांत का अर्थ है घटना ऐसी थी कि उसे स्वयं प्रतिवादी की उपेक्षा साबित हो रही थी। इस नियम के लागू होने के लिए आवश्यक है कि पहला पॉइंट है घटना इस प्रकृति की हो कि जिसे प्रथम दृष्टया देखते ही प्रतिवादी की उपेक्षा का पता चले। और दूसरा पॉइंट है घटना का नियंत्रण प्रतिवादी के हाथ में ही था, अर्थात किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं था। निर्णितवाद है, इस पे केस है। इस विषय पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाम सुभागवंती का मामला एक निदर्शकवाद है, लीडिंग केस है। इसमें दिल्ली के व्यस्ततम चांदनी चौक इलाके में एक 80 वर्ष पुराना घंटाघर अचानक दिन में भरभरा कर गिर गया, जिसमें वादिनी का पति दबकर मर गया। साक्ष्य बता रहे थे कि प्रतिवादियों ने घंटाघर की बहुत दिनों से मरम्मत नहीं कराई थी,
जबकि 80 वर्ष पुराना हो गया था एवं उसकी सामान्य आयु 40 से 45 वर्ष अनुमानित की गई थी। न्यायालय ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को घटना स्वयं बोलती सिद्धांत के अनुसार दायी ठहराया। एक अन्य बात, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम आशाराम में नंगे तारों का झूलते रहना एवं चेतावनी के बाद उन्हें बदला न जाना इस सिद्धांत को आकर्षित करने का आधार माना एवं वादी के पुत्र की मृत्यु हेतु निगम को दायी माना गया। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम बनाम सुधाकर के मामले में बस के ड्राइवर की उपेक्षा के कारण सीधी एवं साफ सड़क पर से बस का कुछ दूर उतरकर पेड़ से टकराना, जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, के मामले में भी घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत लागू करते हुए MPSRTC को क्षतिपूर्ति हेतु दायी ठहराया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना स्वयं बोलती है का सिद्धांत एक साक्ष्य का नियम है जो वादी की सहायता करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें मुझे 5 नंबर दिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सी है। 10 का सी क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो आइए देख लेते हैं। इसमें दिया गया, डुनोक बनाम स्टीवेंसन के मामले में स्थापित विधि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन इन डुनोक वर्सेस स्टीवेंसन। डुनोक वर्सेस स्टीवेंसन के मामले में जो नियम प्रतिपादित किया गया था उस नियम के बारे में वर्णन करना है और थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं 10 का सी। 10 का सी यहाँ पे है, डुनोक बनाम स्टीवेंसन के मामले में पड़ोसी के प्रति सावधानी का नियम प्रतिपादित किया गया। इस बात में एक व्यक्ति ने जिंजर बियर की एक बोतल खरीदी एवं अपनी महिला मित्र को पीने के लिए गिलास में उड़ेला। वो आधी बियर पीने के बाद जब बाकी बियर को गिलास में पलटा तो उसमें से घोंघे का मृत शरीर निकला। उस दूषित बियर को पीने से हुई क्षतिपूर्ति के बाद में न्यायालय ने कंपनी को दायी ठहराते हुए नियम प्रतिपादित किया कि प्रत्येक निर्माता और विक्रेता का यह दायित्व है कि वह अपने पड़ोसी के प्रति सावधानी बरते और अगर वह ऐसा करने में उपेक्षा बरतता है तो वह उपेक्षा की कार्यवाही हेतु अभियोजित किया जा सकेगा। न्यायालय ने पड़ोसी को परिभाषित करते हुए कहा कि पड़ोसी वह व्यक्ति है जिसके बारे में हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि वह आशयित कार्य से प्रभावित होगा। उत्पादों के मामले में उनका उपभोक्ता पड़ोसी की परिभाषा में शामिल होगा। तो ये रहा डुनोक वर्सेस स्टीवेंसन के मामले में प्रतिपादित नियम। और आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे 3 नंबर इन्होंने दिया हुआ है, 5 में से 3 दिया हुआ है, जो कि ठीक ठाक नंबर कहा जाएगा। हालांकि अगर थोड़ा सा इसमें अच्छा मैंने लिखा रहता, थोड़ा सा इसको और सब बढ़ाया रहता थोड़ा, तो इसमें 4 नंबर तक मिल सकते थे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मेहनत करके एक नंबर बढ़ाते हुए अपनी कॉपी और अच्छा आप नंबर पा सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मुझे 25 में से 15 नंबर दिया गया है, जो कि ठीक नंबर कहा जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैंने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है एक बार देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ पब्लिक न्यूसेंस देयर मस्ट बी एन एक्ट और एन इलीगल ओमिशन दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट शुड बी इलीगल। एक्सप्लेन द ऑफेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। ये क्वेश्चन रहा। हिंदी देख लेते हैं। लोक उपताप गठित करने के लिए किसी कार्य या किसी अवैध लोप का होना आवश्यक है और यह आवश्यक नहीं है कि कार्य अवैध ही होना चाहिए। लोक उपताप के अपराध को विनिश्चित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं न्यूसेंस का उत्तर मैंने क्या लिखा हुआ है। उपताप यानी न्यूसेंस एक ऐसा अपकृत्य है जो एक व्यक्ति को किसी वस्तु के उपयोग और उपभोग में बाधा कारित करता है। विनफील्ड के अनुसार उपताप में किसी व्यक्ति की संपत्ति के उपभोग के अधिकार में अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप किया जाता है। उपताप को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस और निजी या प्राइवेट उपताप प्राइवेट न्यूसेंस। प्रश्नानुसार हमें यहाँ चूँकि लोक उपताप की विधि का विवेचन करना है। लोक उपताप वह उपताप होता है जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है। लोक उपताप में एक व्यक्ति विशेष को बाधा या क्षोभ कारित नहीं होता, बल्कि यह सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के प्रति होता है। जबकि प्राइवेट न्यूसेंस में व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के अधिकार का अतिलंघन होता है। लोक उपताप का अपकृत्य सामान्यतः वाद योग्य नहीं माना जाता। इसके लिए वाद दायर किए जाने हैं तो विशेष क्षति का होना दर्शाया जाना जरूरी होता है। लोक उपताप भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में एक अपराध के रूप में उल्लिखित है। अतः सामान्यतः उसके लिए आपराधिक विधि के अंतर्गत तो कार्यवाही की जा सकती है, परंतु अपकृत्य विधि में वाद लाने हैं तो विशेष क्षति का साबित किया जाना आवश्यक है।
एवं इसके लिए वाद दायर करने हैं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा सामूहिक रूप से वाद लाया जाना था। वाद लाया जाना या राज्य के महाधिवक्ता के हस्ताक्षर से अनुमति पत्र के साथ वाद लाया जा सकेगा। लोक उपताप गठित करने हैं तो किसी कार्य या किसी अवैध लोप का होना आवश्यक। लोक उपताप का गठित करने हैं तो किसी कार्य या किसी अवैध लोप का होना आवश्यक। यह जो हेडिंग हो गया, इसमें मैंने लिखा हुआ कि पेडवेटन कॉर्पोरेशन के एक इंग्लिश वाद में वादी ने अपने घर की खिड़की से सम्राट एडवर्ड सप्तम के शव यात्रा का दृश्य देखने हैं तो कुछ लोगों से अनुबंध के आधार पर अग्रिम राशि प्राप्त कर लिया था। जिस दिन शव यात्रा निकलने वाली थी उसके ठीक पहले प्रतिवादी कॉर्पोरेशन ने वहां खिड़की के सामने एक अस्थायी निर्माण खड़ा कर दिया ताकि निकलने वाले जुलूस का स्वागत एवं दर्शन किया जा सके। हालांकि उक्त निर्माण न किया जा सके। हालांकि उक्त निर्माण सार्वजनिक सड़क पर कराई गई थी, परंतु उससे वादी के अपने संपत्ति के उपभोग का अधिकार बाधित हो गया था एवं उसके द्वारा लोगों से किया गया अनुबंध विफल हो गया था। न्यायालय ने मामले को निर्णित करते हुए कहा कि यहाँ लोक उपताप से व्यक्तिगत क्षतिवादी को सहन करनी पड़ी थी, अतः प्रतिवादी कॉर्पोरेशन नुकसानी देने के दायित्वाधीन थे। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि अवैध लोप का होना आवश्यक है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कार्य या लोप अवैध ही हो। भले प्रतिवादी कॉर्पोरेशन के पास ऐसे निर्माण हेतु अधिकारिता थी, परंतु उसे चूंकि वादी का अधिकार बाधित हुआ है अतः कॉर्पोरेशन दायी होगा। अगला इसमें केस डाला हुआ है म्यूनिसिपल बोर्ड जौनपुर बनाम ब्रह्मकिशोर के मामले में प्रतिवादियों ने सड़क पर गड्ढा खोद रखा था एवं रात के समय वहां कोई निशान या चेतावनी है तो प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, अतः माना गया कि प्रतिवादी इस लोक न्यूसेंस हेतु दायी थे एवं प्रतिकर निर्धारित किया गया। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदन लाल के मामले में भी सार्वजनिक स्थान पर खुले तारों का छोड़ा जाना बोर्ड की उपेक्षा माना गया एवं प्रतिकर हेतु दायी ठहराया गया। निष्कर्ष है, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक उपताप गठित करने हेतु आवश्यक है कि किसी विधिक दायित्व का लोप किया गया हो एवं उससे वादी को व्यक्तिगत क्षति कारित हुई हो। यदि उक्त दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो यह तर्क मायने नहीं रखता है कि ऐसा लोप वैध था या अवैध। लोक उपताप में कार्यवाही विशेष क्षति सिद्ध करके ही की जा सकती है। सामान्यतः ऐसे मामले में कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसा करने का आधार यह है कि अगर ऐसा करने दिया जाए तो एक ही वाद हेतु पर हजारों मामले हर रोज न्यायालय में संशयित होने लगेंगे। तो ये रहा 9 का ए का पूरा आंसर और आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे 9 नंबर मिले हुए हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर कहा जा सकता है 15 में से 9 का मिलना। आगे आप देखेंगे कि 9 का बी मैंने किया हुआ है और 9 के बी में क्या पूछा क्या गया था, तो आप देख सकते हैं 9 के बी में एक प्रॉब्लम पूछा गया। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने भूमिगत टेलीफोन उपस्कर ठीक करने के प्रयोजन है तो गली में मैनहोल खोल दिया। उन्होंने स्वयं को मैनहोल को आरक्षित छोड़ दिया। उन्होंने शाम को मैनहोल को आरक्षित छोड़ दिया पर उसे टेंट से ढक दिया। उन्होंने टेंट के चारों ओर चेतावनी के पैराफिन लैंप लगा दिए एवं 8 वर्षीय लड़के ये तथा एक 10 वर्षीय लड़के बी ने लैंप उठाया और वे मैनहोल में घुस गए। जैसे ही वे घुसे लैंप होल में गिर गया और हवा में 30 फुट की ऊंची उठती लपटों के साथ घातक विस्फोट हो गया। ए टकराकर होल में गिर गया जहां वह गंभीर रूप से जल गया। ए के पिता ने दूरसंचार विभाग के विरुद्ध नुकसानी है तो वाद फाइल कर दिया। क्या वह सफल होगा? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने एक भूमिगत टेलीफोन उपस्कर को ठीक करने के लिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं रोड पे गड्ढे खोद दिए जाते हैं टेलीफोन लाइन को ठीक करने हेतु, तो उसको खोल दिया, मैनहोल को खोला और उसके बाद चूंकि काम पूरा नहीं हुआ इसलिए मैनहोल को आरक्षित छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया गया। हालांकि सावधानी के तौर पर उन्होंने चारों तरफ एक टेंट से उसको ढका पहले और उसके बाद चारों तरफ पैराफिन लैंप लगा दिया ताकि लोग उससे दूर रहेंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि उन्होंने अपने तरफ से सावधानी का प्रयास भी किया था, लेकिन बच्चे चूँकि उसमें घायल हो गए थे तो उसके पिता ने नुकसानी हेतु वाद दायर किया है। तो क्या वह सफल होगा, यही क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें मैथ्स की तरह नंबर मिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपको 10 में से 8 और 9 आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है
इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अच्छा आंसर लिखने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा तथ्य का वर्णन करें। तथ्य आपको पूरा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, फिर भी आप अगर चाहें तो थोड़ा सा तथ्य के जगह पर, जैसे दूरसंचार विभाग के कर्मचारी ऊपर से क्वेश्चन को उठाएंगे और जहाँ तक आपको लिखना है, तथ्य लिखना है, वहाँ तक आप लिख देंगे। ए और क्षतिग्रस्त हो गया, ये क्षतिग्रस्त हो गया, यहाँ तक डॉट डॉट करके आप लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा तथ्य को लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं विवादक प्रश्न क्या है। तो क्या ए के पिता द्वारा लाए गए वाद में ए का पिता दूरसंचार विभाग के विरुद्ध नुकसानी प्राप्त कर सकेगा, यही क्वेश्चन है जिसका हमें निर्णय देना है। तो निर्णय मैंने क्या दिया हुआ है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने लैंप लगाकर सावधानी बरती थी, परंतु ऐसा किया जाना बड़ों के संबंध में भले युक्त एवं सावधानीपूर्ण हो, परंतु बच्चों के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है। अतः बच्चों की उपस्थिति को ध्यान में रखकर सावधानी बरते जाने की आवश्यकता थी। अतः ए का पिता सफल होगा। विनिश्चयाधार, विनिश्चय करने का मेरा आधार क्या है, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ कि उक्त सावधानी बच्चों के संदर्भ में अपूर्ण थी, उसके लिए बाकायदा घेराबंदी का किया जाना आवश्यक था, अतः दूरसंचार विभाग दायी होगा। बौरहिल बनाम यंग के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि हम उनके प्रति अवश्य सावधान रह सकते हैं जिनकी उपस्थिति का ज्ञान या पूर्वानुमान हमें था। अतः यहाँ चूँकि दूरसंचार विभाग के कर्मचारी यदि युक्त मस्तिष्क का प्रयोग किए होते तो उन्हें अवश्य एहसास रहता कि यहाँ बच्चे आ सकते हैं एवं दुर्घटना हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने 7 नंबर इसमें दिया हुआ है, 10 में से 7 नंबर मिल जाता है, तो अच्छा आंसर आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 + 7 16 नंबर मुझे कुल 25 में से यहाँ मिले हुए हैं, जो कि अच्छा नंबर कहा जाएगा। आगे देखते हैं कि अगला मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो कौन सा है। तो अगला मैंने जो अटेम्प्ट किया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है कि योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। योगदायी उपेक्षा के मामले में कौन सी प्रतिरक्षाएं हो सकती हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से संबंधित प्रश्न है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस विथ इलस्ट्रेशंस। व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल इन अ केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत की सोदाहरण व्याख्या हमको करनी है इलस्ट्रेशन के साथ में। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ था। 8 का ए है, योगदायी उपेक्षा का अर्थ होता है कि वादी स्वयं उपेक्षावान था एवं दुर्घटना के होने में उसका स्वयं का भी योगदान है। योगदायी उपेक्षा के संबंध में विनफील्ड कहते हैं कि यदि वादी स्वयं अपनी उपेक्षा से दुर्घटना में योगदान करता है तो उसे नुकसानी नहीं प्राप्त होगा। यदि पहला पॉइंट है घटना के घटित होने वादी का योगदान हो एवं ऐसा योगदान इस प्रकृति का हो कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वादी एवं प्रतिवादी में कौन अधिक उपेक्षावान था। योगदायी उपेक्षा के संबंध में उक्त सिद्धांत के प्रभाव को समाप्त करते हुए इंग्लैंड में लॉ रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 पारित करके यह नियम बना दिया गया है कि अब यदि वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही यदि उपेक्षावान हो तो नुकसानी की रकम दोनों के बीच उनके दोषों के अनुपात में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। इंग्लिश विधि में पहले नियम यह था कि यदि वादी स्वयं उपेक्षावान था तो उसे कोई प्रतिकर नहीं मिलता था, परंतु इससे वादी को उचित उपचार नहीं मिल पाता था। अतः डेविस बनाम मान के मामले में अंतिम अवसर का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दुर्घटना होती थी तो दायित्व का निर्धारण इस आधार पर किया जाता था कि जिस पक्षकार को अंतिम अवसर का सिद्धांत प्राप्त था, यदि उसने घटना को बचाने से असावधानी बरती हो तब ऐसे अवसर पर सावधानी न बरतने वाले पक्षकार को दायी ठहराया जाएगा। परंतु यह सिद्धांत भी उस मामले में खोखला सिद्ध होता था जब दुर्घटना दो चलती गाड़ियों के बीच होती थी। तब इंग्लैंड में लॉ रिफॉर्म्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 पारित कर दिया गया। अब इसे नुकसानी की मात्रा को उपेक्षा के अनुपात में बांटने का नियम बना दिया गया है। भारतीय विधि में स्थिति। भारतीय विधि में उक्त अधिनियम के जैसा कोई प्रावधान तो नहीं है, परंतु भारतीय न्यायालयों ने इंग्लिश विधि को ही लागू किया है। जैसे विद्या बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में
वादी एवं प्रतिवादी के मध्य 1/2 एवं 2/3 के अनुपात में नुकसानी का बंटवारा किया गया। बेजलूम बीबी बनाम रूरल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामले में भी क्षतिपूर्ति के बंटवारे का उक्त सिद्धांत लागू किया गया है। योगदायी उपेक्षा में मान्य प्रतिरक्षाएं हैं, वादी का स्वयं का दोषी होना और अपरिहार्य दुर्घटना आदि। तो आप देख सकते हैं ये आंसर एवरेज टाइप का आंसर था। तो इसमें 15 में से 8 नंबर मुझे मिला हुआ है। बहुत अच्छा आंसर नहीं कहा जाएगा, फिर भी ठीक नंबर मिला हुआ है। प्रश्नोत्तर 8 का बी है, ओबिजस ईबी रिमीडियम। ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के बी में क्या पूछा गया था। यहाँ पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ओबिजस ईबी रिमीडियम, इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद से कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, यानी एक्सियो पर्सनलिस नॉन ओरिटर एक्सियो। इसको जो है इस उक्ति का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है, व्याख्या करनी है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर 8 का बी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ओबिजस ईबी रिमीडियम यह अपकृत्य विधि का आधुनिक नियम है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है, जबकि पहले नियम यह हुआ करता था कि जहाँ उपचार है वहीं अधिकार भी है। इंग्लिश न्यायालयों ने इसका हितपूर्वक निर्वचन के द्वारा अब यह साबित हो गया है कि कोई भी अधिकार उपचार रहित नहीं हो सकता है। सामंड के कपोतखाने के सिद्धांत पुरातन मत को समर्थित करते थे, यानी जहाँ जो दूसरा नियम था उस पर ये सामंड का नियम लागू हुआ करता था, यानी जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है और जहाँ उपचार नहीं है वहाँ अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अधिकार के सामंड के कपोतखाने के सिद्धांत पुरातन मत को समर्थित करते थे, जिसके विपरीत मत अब अनेक मामलों में यह स्थापित हो गया है कि कोई भी अधिकार बिना उपचार के नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें एसबी बनाम वाइट के मामले में मिलता है, जहाँ बिना किसी हानि के सिर्फ विधिक क्षति के आधार पर वादी को नुकसानी प्रदान किया गया था। तो ये थोड़ा शॉर्ट आंसर हो गया, थोड़ा सा और इसमें लिखा जाना चाहिए था, इसलिए इसमें बहुत अच्छा नंबर नहीं मिला हुआ है। 5 में से मुझे 2.5 नंबर मिला हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन था, 2 भागों में बटा हुआ, यानी 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हुए। 5 में से मुझे यहाँ 2.5 नंबर मिला हुआ है। अगला है जो कि दूसरी सुक्ति थी, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ 8 के 2 में। यह अपकृत्य विधि का अब स्थापित नियम है कि कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। यह सिर्फ अपकृत्य विधि या अपराध विधि के उन मामलों में ही लागू होता है जहाँ मामले इस प्रकार के होते हैं जहाँ की उपचार व्यक्तिगत रूप से ही प्रदान किया जा सकता है। जहाँ मामले का प्रकार ऐसा है कि उसमें व्यक्तियों के सांपत्तिक अधिकार अंतर्ग्रस्त हैं, वहाँ उक्त नियम लागू नहीं होता है। ऐसे मामले में जिनमें उपचार व्यक्ति को सिर्फ उसकी व्यक्तिगत हैसियत से ही प्रदान किया जा सकता है, जैसे मानहानि या प्लेग, शरीर के प्रति अत्याचार आदि मामलों में ही यह नियम लागू होता है। तो इसमें भी देख सकते हैं यह भी शॉर्ट आंसर था, बहुत अच्छा आंसर नहीं था, फिर भी मुझे यहाँ 2.5 नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5, 5, 8 नंबर पहले ए में दिया गया था। इस तरह से 8, 5, 13 नंबर इसमें मुझे मिले हुए हैं। अब आप आगे देखेंगे कि 3 प्रश्न कॉन्ट्रैक्ट टॉट के हो चुके हैं। आगे अब नया अध्याय शुरू होगा। भाग ए का प्रश्न मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है, 15 नंबर और 10 नंबर में। यहाँ पे दिखा गया कि भारतीय संविदा अधिनियम में शून्य तथा अवैध समझौतों का प्रभेद स्पष्ट और तर्कसंगत है। अधिनियम के उपबंधों की विवेचना करते हुए समझाइए, यानी शून्य संविदा और अवैध संविदा को परिभाषित करना है और उनके बीच जो अंतर है, भेद है, उसको स्पष्ट करना है। यह हमारा क्वेश्चन था। तो आगे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन की अंग्रेजी भी देख लेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज क्लियर एंड लॉजिकल, एक्सप्लेन रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आइए देखते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर है भारतीय संविदा अधिनियम शून्य संविदा से संबंधित प्रावधान धारा 26 से लेकर 30 एवं 51 तथा धारा 20 और 25 में वर्णित है।
शून्य संविदा अधिनियम की धारा 2J के अनुसार वह संविदा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। धारा 2H संविदा को परिभाषित करती है जिसके अनुसार विधिता प्रवर्तनीय करार संविदा है। अधिनियम में उपबंध शून्य संविदाएँ वे करार जो तथ्य की भूल के अंतर्गत की गई हैं वे धारा 20 के अंतर्गत शून्य घोषित की जाती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकार तथ्य की तात्विक भूल में हों। धारा 25 प्रतिफल के अभाव में करार को शून्य घोषित करती है, जबकि धारा 26 विवाह के अवरोधक करारों को, जबकि धारा 27 व्यापार के अवरोधक करार, धारा 28 विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार तथा धारा 30 पंद्यम के तौर के करारों को शून्य घोषित करती है। धारा 56 के अनुसार असंभव कार्य हेतु किया गया करार शून्य है, ऐसा उपबंध करता है। और अवैध करार क्या है? तो अवैध करारों से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 23 एवं 24 में किए गए हैं। वे करार जो अवैध उद्देश्य हेतु किए जाते हैं उन्हें संविदा नहीं माना जाता है। धारा 10 में एक मान्य संविदा हेतु उसका उद्देश्य विधिपूर्ण होना आवश्यक है। शून्य एवं अवैध करार में भेद, तो शून्य हो गया शून्य करार। धारा 2I के अनुसार वे करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है शून्य करार कहलाते हैं, जबकि अवैध करार है वे करार अवैध करार माने जाते हैं जो उन्हें प्रवर्तित होने दिया जाए तो वे विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देंगे, या जो अवैध उद्देश्य के लिए किए गए हों या जिनका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। ऐसे करारों से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 23 एवं 24 में किया गया है। ये करार शून्य होते हैं। धारा 24 के अनुसार यदि ऐसे करार भागता विधिपूर्ण एवं भागता विधि विरुद्ध हों तो यदि इनका विधिपूर्ण भाग अगर अलग किया जा सके तो उतना मान्य होगा, अन्यथा पूरा करार शून्य घोषित किया जाएगा। अंतर शून्य करार विधि विरुद्ध भी हो या आवश्यक नहीं है, परंतु अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे 8 नंबर मिला हुआ है, बहुत अच्छा आंसर नहीं कहा जाएगा। 15 में से 8 नंबर इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन क्या था? इसमें आप देखेंगे कि पद्यम करार की व्याख्या कीजिए, इसके मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेजरिंग एग्रीमेंट? वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट आर इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स? इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है। एक बात आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है शुरुआत में मैंने अच्छा लिखा हुआ है, शुरुआत में थोड़ा साफ भी है, हैंड राइटिंग साफ़ है। उसके बाद से मेरी हैंड राइटिंग भी ख़राब होती चली गई है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की गुणवत्ता भी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से नंबर मुझे कम हुए हैं। आप देखिए, इसको देख सकते हैं। इसको आप लोगों को ठीक करना होगा, फिर जाकर के आप अच्छा नंबर इसमें उठा सकते हैं। क्योंकि कई पार्ट्स में ये 2-2 पार्ट्स 3-3 पार्ट्स में प्रश्न पूछे गए, जिसमें नंबर उठाना बहुत आसान होता है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है पद्यम के तौर के करार। धारा 30 के अनुसार पद्यम के तौर के करार शून्य होते हैं। यह धारा इनके संबंध में कुछ अपवाद भी सृजित करती है, जिसके अनुसार पद्यम के तौर के करारों में वे करार नहीं माने जाएंगे जो घुड़दौड़ के पारितोषिक या प्लेटों जो 500 रुपये से अधिक मूल्य के हों। पद्यम करार किसे कहेंगे? वे करार जो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसमें किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर एक पक्षकार के जीतने एवं दूसरे के हारने की संभावना एवं उनमें से प्रत्येक को कुछ धन प्राप्त होना या दिया जाना आशयित हो। उदाहरण स्वरूप भारत और पाकिस्तान के मैच के संबंध में ए और बी के बीच यह करार कि यदि भारत जीता तो ए बी को 500 रुपये देगा, या अगर पाकिस्तान जीता तो बी ए को 500 रुपये देगा। तो ऐसा करार पद्यम के तौर का करार माना जाएगा एवं धारा 30 के तहत शून्य घोषित किया जाएगा एवं ऐसे करार से उद्भूत किसी अधिकार का न्यायालय में दावा नहीं किया जाएगा। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के मामले में पद्यम करार को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह ऐसी घटना पर आधारित करार होता है जिसके संबंध में पक्षकारों को जीत या हार होना निर्भर करता है तथा उनके बीच अन्य किसी कौशल का प्रयोग नहीं होता है तथा ऐसे करारों में जुए के तत्व होते हैं तथा जिस घटना पर ऐसा करार निर्भर करता है उसमें पक्षकारों के द्वारा निर्धारित होने का गुण नहीं होता है। दोनों के हारने एवं जीतने की संभावना समान होती है, अर्थात दोनों के हारने एवं जीतने की संभावना समान होती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के अनुसार कहा जा सकता है कि पद्यम करारों के मुख्य लक्षण निम्न है। यह किसी अनिश्चित घटना पर आधारित होता है। ऐसे घटना पर पक्षकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है।
दोनों पक्षकारों के जीतने और हारने की संभावना समान रहती है। ऐसे करारों में कौशल या योग्यता का अभाव होता है। ऐसे करारों से पक्षकारों का जीतना या हारना तय होता है एवं उन्हें कुछ धन लाभ या धन हानि होती है। तो इस तरह से देखा आपने कि इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ था, फिर मुझे 8 नंबर और प्लस 5 नंबर 13 नंबर जो कि एक एवरेज मार्किंग होती है वो मुझे दे दिया गया है। आगे अब देखते हैं, मैं जो जिन 2 क्वेश्चंस की जिक्र कर रहा था जिसमें मुझे बहुत कम नंबर मिले हुए हैं वो आगे आएंगे। आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री के कामगार हड़ताल पर जाते हैं। फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र ने घोषित किया कि जो कामगार हड़ताल के दौरान कार्य करते रहेंगे उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। जब हड़ताल समाप्त हो गई तो प्रबंध तंत्र ने उन कामगारों का अतिरिक्त भुगतान करने से मना कर दिया। ऐसे कामगारों को भारतीय संविधान अधिनियम में उपलब्ध उपचारों यदि कोई हो की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं, और इसमें फिर आगे भी एक और प्रॉब्लम पूछा गया था। तो इसमें तीनों जो है तीनों क्वेश्चन जो है, इसमें 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है और आगे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 5 नंबर का। आइए देखते हैं मैंने इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें मैंने लिखा हुआ है तथ्य, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद निर्णित करना है ऐसे कामगारों को भारतीय संविधान नियम से प्राप्त उपचार क्या होगा। निर्णय है, ऐसे कामगारों को भारतीय संविधान नियम के प्रावधानों के अंतर्गत फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र पर संविदा भंग हेतु वाद लाने का अधिकार होगा। निर्णय का आधार होगा फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र द्वारा दिया गया उक्त भुगतान का प्रलोभन सामान्य प्रस्थापना थी, जिसे स्वीकार कर कामगारों ने वापस लौटते ही प्रबंध तंत्र एवं कामगारों के बीच एक वैध संविदा का निर्माण हो गया। अब प्रबंध तंत्र को उन्हें ऐसी राशि देने से इनकार नहीं कर सकता है। संबंधित वाद निर्णय है कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल कंपनी, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आंसर नहीं था, इसमें 3 नंबर मुझे मिला हुआ है। अगला है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यह है, एक गायिका ए क्लब के प्रबंधक बी से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उनके क्लब में गाने की संविदा करती है और बी उसे हर रात के गाने के लिए 1000 रुपया देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को ए क्लब से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। क्या बी संविदा का अंत कर सकता है? सांविधिक उपबंधों का उल्लेख करते हुए निर्णय कीजिए। तो 3 का बी मैंने लिखा हुआ है। 3 का भी तथ्य के बारे में, जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि एक गायिका क्लब के प्रबंधक 20 से अगले 2 मास उसके क्लब में गाने के लिए संविदा करती है, उसके बाद डॉट डॉट देकर अनुपस्थित रहती है। यहाँ पे फैक्ट मैंने लिख दिया आधा शॉर्ट में। उसके बाद निर्णय करना है, क्या बी संविदा का अंत कर सकता है? निर्णय है हाँ, ए धारा 73 एवं 39 के प्रावधानों के अनुसार अधिकार पूर्वक संविदा को अंत कर सकने और प्रतिकर पाने के लिए वाद लाने का अधिकारी है। निश्चयाधार है। उक्त समस्या धारा 39 और धारा 73 के दृष्टांतों पर आधारित है जिनमें ऐसा ही निर्णय दिया गया है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट आंसर हो गया ये भी। तो इसमें एग्जामिनर आंसर से बहुत संतुष्ट नहीं है, लिखने के बदौलत इन्होंने 2 नंबर इसमें दे दिया है। फिर आगे आप देखते हैं कि एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पूछा गया था कि एक सामान्य तथा एक विशेष प्रस्ताव में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको भी बहुत थोड़े में लिखा हुआ है। सामान्य प्रस्ताव से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से है जिसे सामान्यतः सभी व्यक्तियों के लिए किया गया एवं प्रस्थापना का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिगृहित कर सकेगा। विशेष प्रस्ताव वे प्रस्ताव होते हैं जिन्हें सिर्फ वही व्यक्ति प्रतिगृहित कर सकता है जिनसे प्रस्थापित किए गए थे। उक्त दोनों विषयों पर निदर्शक वाद हैं कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोकवाल कंपनी और लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, तो 2 नंबर इसमें मिला हुआ है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि समय मेरे पास नहीं बचा था। आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और थोड़ा एग्ज़ाम के समय में आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दें, अच्छा डाइट लेने की कोशिश करें
और भरपूर नींद लेने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि समय तो नहीं मिलता है, शाम को आप पहुंचते हैं, फिर सुबह आपको निकलना रहता है और पूरे दिन भर पेपर देना रहता है, तो अंतिम पेपर आते आते आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस तरह की गलती होना स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए आप लोग अभी से उसके लिए तैयार रहें ताकि आगे चल कर के दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसमें 25 में से 7 नंबर, जो कि बेहद ही ख़राब नंबर कहा जाएगा, मिला हुआ है। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि एक उपनिधान संविदा से उत्पन्न होता है या संविदा से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इस कथन को न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। एवेलमेंट अराइजेस बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट राइज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जुडिशियल डिसीजंस। तो ये रहा क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवेलमेंट के बारे में वर्णन करना है। तो मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि समय बिल्कुल नहीं था और मैंने बस चूँकि क्वेश्चन छूट ना पाए, अनअटेम्प्टेड ना रह जाए, इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा इसमें लीक भर दिया था कि उपनिधान की संविदा को धारा 148 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार उपनिधान वह संविदा होती है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु की जाती है, जिनमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान की जाती है कि निश्चित उद्देश्य कार्य पूरा हो जाए तो उसे वापस कर दिया जाए। बस मैंने इसमें परिभाषा बस दिया है, तो इसके लिए देख लिए परिभाषा के लिए उन्होंने 2 नंबर मुझे यहाँ दिया हुआ है, जो कि बेहद ही ख़राब आंसर कहा जाएगा। आंसर क्या है, आंसर बिल्कुल था ही नहीं, बस कोरम पूर्ति की गई थी। आगे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। 5 का बी पूछा गया था कि वे कौन सी बाध्यताएं हैं जो करारों के अभाव में विधि द्वारा सृजित हैं, संबंधित धाराओं दृष्टांतों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो जो बाध्यताएं हैं, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस which the law creates in absence of agreements, explain which concerning sections with the help of illustrations। तो इसको मैंने लिखा था, आप देख सकते हैं बेहद ही ख़राब आंसर ये भी था, समय बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं संविदा द्वारा सर्जित संबंधों से उत्पन्न आभारों के संबंध में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 6 से संविदा अधिनियम की धारा 68 से 72 तक में किया गया है। देखिए कितनी जल्दबाजी में यह क्वेश्चन लिखा गया है। तो इन्हें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और मैंने बस उनका जिक्र भर कर दिया है, धाराओं का उल्लेख चूँकि याद तो मुझे पूरा था, फिर भी चूँकि लिखने का समय बिल्कुल नहीं था। आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय से संबंधित बाध्यता 68, किसी मामले में हितबद्ध होने के कारण किए गए भुगतान के संबंध में बाध्यता 69, अनुग्रहिक कार्य करने का आशय न रखते हुए भुगतान करने से कारित बाध्यता धारा 70। इसके बाद भूल या प्रपीड़न से दी गई वस्तु के संबंध में बाध्यता धारा 72, पड़ा माल पाने के संबंध में बाध्यता। तो ये रहा जो है पूरा, बहुत कम मैंने इसमें लिखा हुआ था। तो 2 + 3 मुझे 5 नंबर इसमें दे करके इन्होंने कॉपी को मेरा क्लोज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के 2 क्वेश्चन बेहद ही ख़राब लिखे गए थे, फिर भी ऊपर चूँकि टॉट के क्वेश्चन अच्छे लिखे गए थे, फिर भी 69 नंबर मुझे प्राप्त हुआ और इसके बदौलत मुझे मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। बहुत लोग यह भी पूछ रहे थे कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाया था। तो आप जानिए कि ऑप्शनल पेपर में इस तरह से मैंने त्रुटियां की थी। ऑप्शनल पेपर में मेरे नंबर कम थे और साथ ही साथ फिर भी चूँकि जीके और जीएस में मैंने अच्छा नंबर इसको गेन किया हुआ था। साथ ही साथ जो लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर का जो पेपर था वो भी मैंने अच्छा किया हुआ था। तो उसके बदौलत इसमें एवरेज नंबर मिलने के बावजूद भी मैं मेंस में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया गया था। इंटरव्यू में मुझे मात्र 32 नंबर दिया गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस तरह से ये रही कॉपी के एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया था वैसे इसको भी प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, इसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अगर आप अन्य पेपर्स के भी कॉपी देखना चाहते हैं तो हम उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और बात, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी हमारे पास है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी न्यायाधीश बन चुके हैं, उनकी कॉपी मुझे मिली हुई है। आप चाहेंगे तो सेम पेपर का मैं उनका भी यहाँ एनालिसिस करके आपको दिखा दूँगा
कि मैंने जो क्या गलतियाँ की थी, उन्होंने क्या गलती नहीं करी है जो मैंने करी थी, क्या उनके कॉपी में क्या अच्छाई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे ज़्यादा नंबर गेन किया हुआ है। शायद उन्होंने 75 या 77 नंबर इसमें गेन किया हुआ है, तो मैं उनकी कॉपी भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। आगे हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के फिर से आएंगे और साथ ही साथ अन्य वीडियो जो कि काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी में आपके लिए, मैं उसके लिए लेकर के आते रहूँगा। कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराते रहूँगा। हिंदी इंग्लिश के पेपर्स के लिए मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। बहुत सारे पेपर्स के वीडियोज़ अभी अपलोड करने हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।